Hello children, welcome to my channel Learn English, Refine Your Personality. Today I bring you part 2 of class 12 poem A Thing of Beauty by John Keats. First part में मैंने डिस्कस किया था, that is in my previous video, मैंने बहुत सारी चीज़ें इस पोम से लेके कवर की थी. मैं आपको ब्रीफ कर दे रही हूँ कौन सी वो सारी चीज़ें थी जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. About the poet, about the poem, background of the poem, Keats in praise of beauty, structure of the poem, theme, that is central idea, tone of the poem, use of allegory, and summary of the poem. In this video, I will bring for you line-to-line explanation. एंड मेरे नेक्स्ट वीडियो में अ थिंग ऑफ ब्यूटी पार्ट 3 में हम फिगर्स ऑफ स्पीच देखेंगे. मैंने इसको 3 पार्ट्स में रखा है चिल्ड्रन बिकॉज बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियोस हो जाते हैं. अगर आपने फर्स्ट पार्ट मिस कर दिया है तो माय सजेशन इज़ पहले आपको वो देखना चाहिए, फिर ये वीडियो दैट इज़ पार्ट 2 देखना चाहिए. बिकॉज़ क्लास में होता है ना कि अगर एक दिन एब्सेंट हो जाओ तो नेक्स्ट डे क्लैरिटी के साथ कुछ समझ नहीं आता क्योंकि आप इंट्रोडक्शन पार्ट मिस कर देते हो. बस सेम इज़ द केस हियर. तो चिल्ड्रन वॉच पार्ट 1 फर्स्ट, देन दिस वन दैट इज़ पार्ट 2. Also coming up part 3 of A Thing of Beauty wherein we will be doing figures of speech employed in the poem. Children, do like the video, share it with all your friends and subscribe to my channel. बिकॉज there's a lot coming up जो आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में गारंटीड 100% मार्क्स दिला सकता है इफ़ यू कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियोज़. रिसेंटली जो मैंने हाउ टू स्कोर 100 इन इंग्लिश बोर्ड एग्जामिनेशन वीडियो अपलोड किया था वो स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड है. मीनिंग आई डोंट थिंक वो वीडियो देखे बगैर आपको बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए अपीयर करना चाहिए. Anyway, I will give the link to both of these videos I just talked about in the description box. चलो फिर let's move on to the explanation. मैं और बाकी कुछ टच नहीं करूँगी इस वीडियो में. Part 2 is only about the explanation part. तो हम आ जाते हैं children, the first one line and the first 2.5 lines. The first और द फर्स्ट 2 और द फर्स्ट 2.5 लाइन्स तीनों में एक ही चीज़ बोली जा रही है. मैं आपको ये भी बता दूं कि जो फर्स्ट लाइन है बेसिकली अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है. सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लाइन है फर्स्ट लाइन पूरी पोइट्री की. वन थिंग. सेकेंडली, आप अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखा था तो आपको ये पता है, मैंने ये बताया था कि थीम जो है पोम का सेंट्रल आइडिया वो इट रेस्ट्स इन द फर्स्ट लाइन. और उसका जो थीम है वो क्या है? ब्यूटिफुल ऑब्जेक्ट इज ट्रेजर्ड इन आवर माइंड बिकॉज इट प्रोवाइड्स अस इटर्नल एंड एवरलास्टिंग जॉय. मतलब ब्यूटिफुल थिंग्स हमेशा हमेशा हमारी मेमोरी में, हमारी माइंड में रहती हैं, वो मल्टीप्लाई होती हैं. अब फर्स्ट 2.5 लाइन्स हम देख लेते हैं. एक बार फिर मैं रिपीट कर रही हूँ, फर्स्ट एंड फर्स्ट 2.5 लाइन्स का मीनिंग सेम है, बस थोड़ा सा एडिशन है. तो यहाँ पे इसमें बहुत सारे कॉनोटेशंस हैं. कॉनोटेशन का मतलब होता है मीनिंग. ठीक है, क्या इम्प्लीकेशन है, पोएट क्या कहना चाह रहा है. तो फर्स्ट 2.5 लाइन्स जो है वो उसको हम बोल सकते हैं मल्टी लेयर्ड लाइन है. मतलब मल्टीपल कॉनोटेशंस हैं इसमें. ये मैं स्क्रीन पे भी आपको लिख दे रही हूँ तो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो. सबसे पहली चीज़ जो हमें समझ में आती है फर्स्ट 2.5 लाइन से या फर्स्ट लाइन से वो है दैट दिस फर्स्ट लाइन शोज ब्यूटीज इफेक्ट ऑन द सोल. क्या इफ़ेक्ट है ब्यूटी का हमारी सोल पे? क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? दैट ब्यूटिफुल ऑब्जेक्ट्स आर अ सोर्स ऑफ जॉय. वो हमें क्या देती है? वो हैप्पीनेस देती है, खुशी देती है. सेकंड जो कॉनोटेशन है यहाँ पे वो हम देख लेते हैं. ब्यूटिफुल थिंग्स क्रिएट जॉय इन द सोल दैट लास्ट फॉर एवर. मतलब इसकी जो ब्यूटी है, ब्यूटीफुल थिंग्स हमेशा इंक्रीज होती जाती हैं अपनी ब्यूटी में. और वो कैसे होता है? जितनी बार हम देखते हैं पोएट
का मतलब है कि पोएट क्या कहना चाह रहा है कि जितनी बार हम देखते हैं, ईच टाइम वी ग्लांस एज एन ऑन लुकर, वी लुक एट द ब्यूटिफुल थिंग्स, वो हमें और ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं, ब्यूटिफुल लगती हैं। थर्ड मीनिंग यहाँ पे, थर्ड कॉनोटेशन इज ब्यूटी रिवाइव्स, रिजुवनेट्स अस, ठीक है, वो हमको क्या करती है, रिफ्रेश करती है। नेक्स्ट वन, ब्यूटी रिलीव्स अस ऑफ ऑल सॉरो एंड इट इज़ अ सोर्स ऑफ जॉय। आगे भी हम पोम में देखेंगे, पोएट बोलता है कि आप कितना भी सॉरोफुल हो, आप कितने भी परेशान हो, कितने भी सफरिंग में हो, लेकिन जब आप ब्यूटीफुल थिंग से सराउंडेड होते हो तो वो सारा दुख, परेशानी, सॉरो आपको छोड़ के चला जाता है, डिस्पेल हो जाता है। नेक्स्ट कॉनोटेशन फर्स्ट 2.5 लाइन्स के लिए, ब्यूटी प्रोवाइड्स इटर्नल जॉय एज इट लीव्स an indelible imprint on our mind and we relive the joyful experience when we think of them। इसका मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा जॉय ब्यूटीफुल थिंग्स हमें देती है और वो एक परमानेंट मार्क हमारे माइंड पे बना देती हैं। इसीलिए बोला गया है कि ब्यूटीफुल थिंग्स लिव फॉर एवर, क्योंकि वो हमेशा चलती रहती हैं, क्योंकि वो हमारी मेमोरी में आ जाती है, हमारे माइंड पे एक परमानेंट इम्प्रिंट बन जाता है उसका। नेक्स्ट कॉनोटेशन देख लीजिए बच्चों, ब्यूटी इंक्रीजेस विद एवरी ग्लांस ऑफ द ऑन लुकर। जब एक पर्सन है जो अप्रिशिएट करता है ब्यूटी को, वो जितनी बार ब्यूटीफुल थिंग्स को देखता है उतनी बार उसको लगता है कि ब्यूटी इंक्रीज होती जा रही है। एंड द लास्ट मीनिंग, लास्ट कॉनोटेशन हियर, beauty never fades away into vacuum। why? because it is immortal। क्योंकि वो हमेशा हमेशा रहता है, इसीलिए रहती है, इसीलिए ब्यूटीफुल थिंग्स कभी भी फेड नहीं होती हैं। तो हमने देखा कि फर्स्ट लाइन या फिर फर्स्ट 2.5 लाइन मल्टी लेयर्ड है और बहुत सारे इसमें हमको मीनिंग्स देखने को मिलते हैं। तो आई रिपीट, जो फर्स्ट 2.5 लाइन्स है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, चांसेस है कि इसी में से आपके क्वेश्चंस आएंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं, सेकेंड लाइन में ही आते हैं हम। यहाँ पे एक टर्म है, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज। इसका मतलब क्या होता है कि हैप्पीनेस या जॉय जो होता है वो हर ब्यूटीफुल थॉट के साथ इंक्रीज होता जाता है, मल्टीप्लाई होता है। वैसे ही जैसे ब्यूटीफुल चीज़ों की जो लवलीनेस है, ब्यूटी है, वो इंक्रीज होती जाती है जितनी बार हम उसको अपने माइंड स्क्रीन पे विजुलाइज करते हैं। मतलब जितनी बार हम उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं, जैसे आप किसी लेट्स से हिली एरिया में आप विजिट के लिए गए एंड वहाँ की सीनिक ब्यूटी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई और बहुत ब्यूटीफुल थी, आपने बहुत अप्रिशिएट किया, तो आप अगर वहाँ से वापस भी आ जाओगे तो आप उस चीज़ के बारे में सोचते रहते हो, ओ आई वेंट टू दैट प्लेस और कितना ब्यूटीफुल सीन था वो, है ना, हम ये चीज़ें दोबारा सोचते रहते हैं। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में पोएट ने ये बोला है कि ब्यूटीफुल थिंग इंक्रीजेस मैनी फोल्ड, मीनिंग बहुत कई गुना वो बढ़ जाता है उसकी ब्यूटी, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं थर्ड लाइन में। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन मैं थर्ड लाइन दोबारा से डिस्कस कर रही हूँ कि ब्यूटी नेवर पासेस इनटू नथिंगनेस, मतलब ब्यूटी कभी भी डिक्रीज नहीं होती है। और एक बार फिर मैं ये चीज़ रिपीट कर रही हूँ जो मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि यहाँ पे फिजिकल ब्यूटी ऑफ अ पर्सन की बात बिल्कुल नहीं हो रही है, यहाँ पे बेसिकली नेचर्स ब्यूटी की बात हो रही है, ठीक है। अब फोर्थ लाइन में आ जाइए, अ बावर क्वाइट फॉर अस। बावर का मतलब है शेड ऑफ अ ट्री। ये जो वर्ड है बावर, ये दिस इज द फर्स्ट थिंग ऑफ ब्यूटी जिसके बारे में पोएट ने यहाँ पे बात की है, ठीक है। जो पहली ब्यूटीफुल थिंग यहाँ पे डिस्कस्ड है इस पोम में वो है बावर। अब बावर का मतलब क्या है, शेड ऑफ अ ट्री का मतलब क्या है कि ये क्यों ब्यूटीफुल है, क्योंकि ये हमें क्या देती है, स्लीप देती है। और कैसी स्लीप देती है, एक ऐसी स्लीप जो कि हेल्दी है, जो पीस से भर देती है हमें और हमें स्वीट ड्रीम्स देती है। कभी कभी ऐसा होता है जब हम सोते हैं तो हम रेस्टलेस होते हैं, बट समटाइम्स द नैप इज़ वेरी रिफ्रेशिंग।
तो हम ये बोल सकते हैं कि कामनेस जो है शेड ऑफ अ ट्री की, बावर की, उसको कंपेयर किया गया है कामिंग इफेक्ट ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स से। ठीक है, तो जब हम ब्यूटीफुल सीनिक ब्यूटी में होते हैं तो क्या होता है, हमें बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। वैसे ही एक शेड ऑफ अ ट्री के नीचे भी, बावर के अंडर में अगर आप सो जाते हो तो आपको बहुत सुकून मिलता है एंड इट गिव्स यू गुड हेल्थ। उसके बाद एक थॉट आ जाता है यहाँ पे, therefore एंड ऑन एवरी मॉरो, ये लाइन्स है, मैं पढ़ रही हूँ जो 5th 6th लाइन्स है, 6th 7th लाइन, आर वी रीडिंग अ फ्लावरी बैंड दैट बाइंड्स अस टू अर्थ। ठीक है, इसका मतलब क्या है, पोएट क्या कर रहा है यहाँ पे, कंक्लूजन ड्रॉ कर रहा है दैट सिंस ब्यूटिफुल थिंग्स गिव अस इटर्नल हैप्पीनेस, क्योंकि वो हमें इतना जॉय देती हैं, तो वो क्या करती है हमारे लिए, एवरी मॉर्निंग हम एक, हमारा जो लिंक है नेचर से वो रिन्यू होता है। When we weave a band of flowers, ठीक है, एक फ्लारी बैंड मतलब जैसे गार्लैंड होता है, जो फूलों के हार वगैरह बनाते हैं लोग, है ना, तो जब उसके थ्रू पोएट क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि जब वो हम फ्लारी बैंड जब हम बना रहे हैं, गार्लैंड बना रहे हैं, तो क्या हो रहा है, हम नेचर से अपने लिंक को रिन्यू कर रहे हैं। यहाँ पे फ्लारी बैंड को अगर हम देखें तो ये एक ब्यूटीफुल थिंग है जो हमारा बॉन्ड नेचर से कांस्टेंट रखता है और ब्रेक नहीं होने देता। तो हम ये बोल सकते हैं कि फ्लारी बैंड इज़ ऑल्सो अ ब्यूटीफुल थिंग एंड इट इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ आवर एडमिरेशन फॉर नेचर। मतलब हम अप्रिशिएट कर रहे हैं फ्लावर्स के थ्रू कि नेचर जो है बहुत ब्यूटीफुल होता है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट लाइन्स पे। अगर आप ये वाली लाइन्स देखो, स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स ऑफ द ग्लूमी डेज ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन्ड वेज मेड फॉर आवर सर्चिंग। यहाँ पे आप देखोगे 3-4 ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में पोएट बात कर रहा है जो ईवल हैं, मीनिंग जो हमको बहुत सॉरोफुल करती हैं, जो हमें परेशान करती हैं। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जब भी ब्यूटीफुल थिंग्स से हम सराउंडेड होते हैं तो जितनी भी नेगेटिविटी अराइज हो रही है, डिजेक्शन से, डिसअपॉइंटमेंट या अनसर्टेनिटी से, मतलब कभी आप सैड हो, डिसअपॉइंटेड हो या परेशान हो, आपको नहीं पता नेक्स्ट क्या होने वाला है, तो उसको लेके आप एंशियस हो, इन सारी चीज़ों से ओवरकम करने में हमें ब्यूटीफुल थिंग्स हेल्प करती हैं एंड इट हेल्प्स अस टू गेट ओवर लो स्पिरिट्स। जब हम होप, लॉस ऑफ होप है और पेन में हैं, तो ये ब्यूटीफुल थिंग्स हमें क्या करती हैं, हमें खुश करने की कोशिश करती हैं इन द सेंस, तो हम सारे अपने जो दुख हैं वो भूल जाते हैं। तो ये वाला फ्रेज देखो आप, इन ह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर, इसका मतलब क्या है, डर्थ का मतलब है व्हेन यू लैक समथिंग। सबकी लाइफ इम्परफेक्ट है, कुछ ना कुछ वी लैक एंड वी डिज़ायर फॉर, है ना। तो ये भी बोल सकते हैं हम इसके थ्रू, पोएट कहने की कोशिश कर रहा है कि मैन जो है वो इनहेरेंटली सेल्फिश है एंड देयर आर ओनली अ फ्यू हु पोजेस नोबिलिटी ऑफ कैरेक्टर। बहुत कम लोग हैं जो नोबल हैं एंड वो लोग क्या करते हैं, जेनरोसिटी शो करते हैं और अपने जो छोटे मोटे डिफरेंसेस हैं उनके ऊपर उठने की कोशिश करते हैं। फिर स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस टर्म को देखिए, यहाँ पे पोएट क्या शो करने की कोशिश कर रहा है कि मैन्स लाइफ इज़ फुल ऑफ स्ट्रगल एंड पेन एंड लॉस ऑफ होप। और ये एक्सप्रेशन हमें ये भी दिखाता है कि बहुत हमारी वेरियस जंक्चर्स ऑफ लाइफ में, मतलब डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ में हम बहुत सारी परेशानियों के कांटेक्ट में आते हैं और बहुत सी नेगेटिविटी अराइज होती है डिजेक्शन, डिसअपॉइंटमेंट से। लेकिन अब लास्ट 4th लाइन देखिए, इन स्पाइट ऑफ ऑल, मतलब चाहे कितने भी सॉरो हमारी लाइफ में क्यों ना हो, जब हम ब्यूटीफुल थिंग्स के टच में आते हैं तो हमें होप मिलता है और हमारा सारा सॉरो डिस्पेल हो जाता है। ठीक है, अब लास्ट लाइन में हम देखते हैं, लास्ट 2 लाइन्स इस पेज की, यहाँ पे पोएट मेंशन कर रहा है और भी चीज़ें जो जिनको हम ब्यूटीफुल बोल सकते हैं। कौन कौन सी चीज़ें हैं ये, सन, मून, ट्रीज़, और ट्रीज़ को देखो पर्सोनिफाई किया हुआ है ओल्ड एंड यंग, है ना।
तो ये ट्रीज क्या कर रही हैं, ये दे आर स्प्राउटिंग अ शेडी बून। बहुत ही ज़्यादा डीप मीनिंग है जो फर्स्ट लाइन है आपके इस पेज की, और जो नेक्स्ट लाइन है, नेक्स्ट पेज की फर्स्ट लाइन है। मीनिंग मैं कंटिन्यूएशन में पढ़ती हूँ। Trees old and young sprouting a shady boon for simple sheep, यहाँ तक। तो इसमें हम देखते हैं कि ट्रीज क्या कर रहे हैं, चाहे यंग ट्रीज हो चाहे ओल्ड ट्रीज हो, दोनों मिल के शीप के लिए शेड प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चों एक बहुत इम्पॉर्टेंट थॉट है, यहाँ पे होली बाइबल से एक थॉट लिया गया है जिसको हम बिब्लिकल थॉट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे सिम्बोलिज्म शो किया गया है। लॉर्ड जीसस क्राइस्ट हैज़ कंपेयर्ड हिमसेल्फ टू अ शेपर्ड, ठीक है। और शेपर्ड क्या करता है, अपनी शीप के लिए अपनी लाइफ भी ले कर देता है, और अपनी शीप को बचाने के लिए वो किसी भी एक्सटेंट तक जा सकता है। तो वैसे ही कीट्स ने भी यहाँ पे लॉर्ड जीसस क्राइस्ट का एग्जाम्पल दिया है, दैट यू नो ही लेड हिज लाइफ ऑन द क्रॉस। उन्होंने हमारे सिंस के लिए क्रॉस पे अपनी जान दे दी, एंड 3 days के बाद वो ज़िंदा हो गए, और फिर वो हेवन वर्ड गए, एंड ही प्रॉमिस्ड कि वो दोबारा आएंगे और हमको अपने साथ ले जाएंगे। एंड द वर्ल्ड टुडे इज़ वेटिंग फॉर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट सेकेंड कमिंग। सो एक सैल्वेशन का जो वे है वो उन्होंने हमारे लिए ओपन कर दिया। तो सिम्बोलिज्म है, लैम्स एंड शीप आर एनविजन्ड एज द embodiments of innocent and trusting followers of Lord Jesus Christ. Lord Jesus Christ को एक shepherd की तरह यहाँ देखा जा रहा है, और sheep को people की तरह, ठीक है। तो जब मैं figures of speech बताऊंगी तो मैं आपको metaphor, symbolism और यहाँ पे elaborately बताऊंगी। उसके बाद देखिए सेम लाइन में, फर्स्ट लाइन में डैफोडिल्स की बात हुई है ना। और भी बहुत सारी ब्यूटीफुल थिंग्स हैं, जैसे डैफोडिल्स येलो फ्लावर्स होते हैं, और वो कहाँ पर फाइंड करते हैं हम इसे, इन फ्लावर्स को ग्रीन वर्ल्ड में, मतलब ग्रीनरी में। फिर सेम लाइन में क्लियर रिल्स की बात हुई है। रिल्स क्या होते हैं, स्ट्रीम्स, ठीक है। और यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं कि ये जो रिल्स है ना, स्ट्रीम्स हैं, एक्चुअली वो नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर है, और दे सिग्निफाई एन एलिक्सर ऑफ लाइफ, मतलब एक मैजिकल पोशन की तरह, मेडिसिनल पोशन की तरह भी हम इनको देख सकते हैं, क्योंकि वो हमें सुकून देते हैं, ठीक है। फिर थिक फॉरेस्ट की बात हुई है, अंडर ग्रोथ विच इज़ ब्रिमिंग विद मस्क रोजेस स्प्रेड ऑन द बुशेस। बहुत सारे यू नो फॉरेस्ट के मिडल में मस्क रोजेस हैं, ये वाले फ्लावर्स हैं, ये भी स्प्रेड अबाउट हो रखे हैं। तो नेचुरली वो फिर से सीनिक ब्यूटी की बात हो रही है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स की बात हुई है। तो इसका मतलब है कि इन नेचर ग्रोथ एंड डीके मार्च हैंड इन हैंड, है ना। जो बर्थ लिया जिसने वो मरेगा भी, वो अपना ही विल डेफिनेटली यू नो मीट हिज ओन डूम। तो दैट मीन्स ये भी ग्रोथ की निशानी है। एंड यहाँ पे हम देखेंगे कि देर आर 2 वाइटल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। द पोएट सीज ब्यूटी इवन इन डीके एंड डेथ। फिर यहाँ पे देखिए ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स, वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड। माइटी इन्हें क्यों बोला गया, क्योंकि ये वो ब्रेव लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस किया, और हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन है। तो ये अपने पीछे क्या छोड़ गए, एक ऐसी लेगेसी ब्रेवरी की, हाँ, जो कि मतलब अब कहानियों में हम एज प्रेजेंट जनरेशन सुनते हैं और इंस्पायर होते हैं। तो ये मैग्निफिसेंट अकाउंट्स हैं ब्रेव मैन के, जो हम सब के लिए मोटिवेशन है, इसीलिए ब्यूटीफुल है। सो ये इनकी जो स्टोरीज़ हैं, स्टोरीज ऑफ शिवेलरी, ये भी ब्यूटीफुल थिंग्स में काउंट होती हैं। फिर अगर हम और एलैबोरेटली इसमें जाते हैं, वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड। तो हम देखते हैं पोएट एक और यू नो स्टेप फर्दर जाता है और हमें रिमाइंड करता है कि ब्यूटीफुल थिंग्स में इनकी स्टोरीज़ भी हैं जो इनकी सैक्रिफाइसेस के बारे में हमें बताती हैं। तो ये स्टोरीज़ हमेशा हमारी मेमोरी में अलाइव रहती हैं, और हम इन्हें बार बार पढ़ते हैं और सुनते हैं। तो ये जो टेल्स हैं, स्टोरीज़ हैं, ये हमें इंस्पायर करती हैं। लास्ट 2 लाइन्स देख लेते हैं। ये जो कंक्लूडिंग कूपलेट है,
मैंने कूपलेट पहले ही बताया था, जो 2 लाइन्स होती हैं उनको कूपलेट्स बोलते हैं। तो कीट्स कंपेयर कर रहे हैं एक सुपर नेचुरल ब्यूटी के फॉर्म को, जो कि इटर्नल फाउंटेन है, यहाँ पे हम देख सकते हैं। और वो क्या है इटर्नल फाउंटेन? एक्चुअली वो सोर्स ऑफ ब्लेसिंग है गॉड की तरफ से हमारे लिए। इट इज़ अ गिफ्ट दैट इज़ पोर्ड अपॉन अस फ्रॉम हेवन। और ये एक नेक्टर की तरह है, एलेक्चर ऑफ लाइफ। फिर से मैं यहाँ मेंशन करूँगी ये टर्म, आप अपने आंसर में लिख सकते हो। मतलब मैजिकल पोशन की तरह है, जो अनएंडिंग पीस, हैप्पीनेस, डिलाइट हमें देता है और हमको हिम्मत देता है जो भी हमारी लाइफ की परेशानियां हैं उससे फाइट करने की। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पोम हाईलाइट कर रहा है मैजेस्टिक ब्यूटी ऑफ इट्स क्रिएटर। मतलब एक फेथ भी शो कर रहा है वो इन द डिवाइन, इन गॉड। by referring to the poet's faith in the divine, we can understand कि nature ने हमें एक endless bounty दी है। और ये कहाँ से आती है हमारे पास? ये heaven से आती है। meaning God has provided us with all this beauty and the bounty and blessings, और ये continuously pour होती रहती है हमारे ऊपर। इट नेवर स्टॉप्स, मतलब गॉड्स ग्रेस एंड मर्सी हमेशा हमारे ऊपर बनी रहती है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे चिल्ड्रन। मैंने आपको लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन दिया है, मैं नोट्स भी लिख दूँगी, और इसको ज़रूर रिवाइज करिए। एंड ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।